सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में प्राय ता है, ती है तथा ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब हम इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह एक पत्र लिखता है, सूर्य पूरब में निकलता है, अच्छे लड़के हमेशा सच बोलते हैं, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपने क्या चीज नोट करी कि हर वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है शब्द आ रहे हैं। तो ये तो हुई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कि वर्तमान समय में इसमें जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में वर्तमान समय में होने वाले कार्य का बोध होता है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी वो प्रेजेंट में क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको क्या पता चला कि जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, लेकिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है भी आना जरूरी है। तो ये तो हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। एक चीज बच्चों ध्यान दो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं वो सामान्य घटनाएं होती हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, ये एक नॉर्मल घटना है, मतलब साधारण सा एक सेंटेंस है। दूसरा, सर्वव्यापी सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल है। अब अगर हम चाहें भी ना तो सूरज को पश्चिम से नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। और एक आदत प्रकट करने वाले जो कार्य होते हैं यानी कि हैबिचुअल एक्शन, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनते हैं। जैसे बैड बॉयज स्मोक, जो बुरे लड़के होते हैं वो स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं। तो ये क्या है, ये उनकी हैबिट है। ये जो सेंटेंस है ये क्या शो कर रहा है, ये बैड बॉयज की हैबिट को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्लियर हो गया कि जो भी वाक्य प्रयुक्त होते हैं वो सामान्य घटनाएं, सर्वव्यापी सत्य और आदत को प्रकट करने वाले होते हैं। अब हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद के नियमों को समझते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर आई के साथ लिखा हुआ है, क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और बाकी एज इट इज लिख दिया ऑब्जेक्ट को। सेकंड, गुड बॉयज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। गुड बॉयज, तो यहाँ पर कितने, बहुत सारे बॉयज हैं, तो ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। बैड बॉयज स्मोक, तो यहाँ पर बैड बॉयज यानी बॉय, बहुत सारे बॉय हैं, प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्लियर है, आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है जब हम उसको किसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। हमारा दूसरा नियम है, ही, शी, इट, फादर, मदर या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस को जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पर ही के साथ क्या लिखा हुआ है ऊपर, ही, शी, इट सबके साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लिखी और उसमें हमने एस को जोड़ दिया। क्लियर है, तो ही राइट्स अ लेटर बन गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर द सन, सन एक ही है, सिंगुलर है, क्लियर है। तो राइजेज, राइज के साथ एस लगाया हमने क्योंकि ये कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस सिंगुलर और ही, शी, इट के साथ लगाते हैं। यहाँ पर मैंने फादर मदर इसलिए लिखा जिससे आप कभी फादर मदर कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आदत प्रकट करने के लिए बहुवचन के कॉमन नाउन से पहले द नहीं लगाते हैं। जो हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस हैं, अगर वो प्लूरल में है, प्लूरल में क्या, प्लूरल में उनकी कॉमन नाउन है तो उससे पहले द यूज नहीं करते हैं। अब एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, बुरे लड़के, यहाँ पर जो लड़के शब्द है वो क्या है, वो कॉमन नाउन है लेकिन वो प्लूरल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि अगर कॉमन नाउन प्लूरल में हो तो, और सेंटेंस हमारा हैबिट्स को शो कर रहा हो तो दा नहीं लगाएंगे। ये वाला सेंटेंस जो है, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, यानी कि ये हैबिट बता रहा है, जो बैड बॉयज होते हैं उनकी हैबिट होती है। ठीक है, ये हमें शो कर रहा है कि ये हैबिचुअल एक्शन है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, बैड बॉयज स्मोक। क्लियर है,
अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कुत्ते भौंका करते हैं। तो यहाँ पर डॉग जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन वो प्लूरल में लिखा हुआ है। ठीक, तो सेम टाइप से दा नहीं लगाएंगे, और ये डॉग्स की हैबिट्स को शो करता है ये वाला सेंटेंस, तो इसको लिखेंगे डॉग्स बार्क। लेकिन अब थोड़ा आप डिफरेंस देखिए कि डॉग्स बार्क और द डॉग्स बार्क में क्या अंतर है। अब अगर हम यही सेंटेंस लिख दें द डॉग्स बार्क, तो हिंदी में इसका सेंस निकलेगा कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन हैबिट को शो करने के लिए हमने कॉमन नाउन से पहले दा को हटा दिया। किस केस में? केवल प्लूरल कॉमन नाउन के केस में। क्लियर? अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो भी हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस समझे हैं स्ट्रक्चर की मदद से उनको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो वो बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मतलब क्या है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स यानी जो भी कार्य को करने वाला है। क्लियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद ही, शी, इट, अगर कहीं पर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन्स है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अंत में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग सुटेबल होगा। ठीक है, जो भी नियमों के अकॉर्डिंग एस या ईएस आना होगा। ये आपको एस या ईएस का एक छोटा सा चैप्टर होगा आपकी बुक में, वो आपको याद करना पड़ेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।